जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों बिहार एसएससी के द्वारा 25 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। तो साथियों आज हम लोग जीके जीएस के साथ साथ कुछ प्रश्न मैथ्स के भी कवर करेंगे। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। और आज के इस 45 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिविजन भी हो सके। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से मैग्नेटाइट जो है ये क्या है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला क्या है, लौह अयस्क है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मैग्नेटाइट का सूत्र भी पूछा जाता है कभी कभी, तो याद कर लीजिए Fe3O4 ये क्या है, तो मैग्नेटाइट का सूत्र है। हेमेटाइट का भी सूत्र पूछा जाता है, याद रखिएगा Fe2O3 ये क्या है, तो हेमेटाइट का सूत्र है। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब होती है, तो 25 सितंबर 2014 को। आगे देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स का। तो देखिए अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग 25 है। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और इसका योग क्या है, 25 है। और उनका अंतर दिया हुआ है 13, यानी x माइनस y, इसका अंतर 13 है। तो ये दो चर वाला समीकरण है। अगर आप लोग सॉल्व करना जानते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका 19, और y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पूछा गया उनका गुणनफल क्या होगा, यानी x गुना y बताना है। तो x आपका 19 है और y क्या है, 6 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x y का मान आ जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ये सभी क्या है, तो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 12 पेन है, 12 पेनों का क्रय मूल्य दिया गया है 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर में। देखिए क्रय मूल्य को सीपी से लिखा जाता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइज, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइज, यानी कि विक्रय मूल्य। तो सवाल में बोला गया है 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी 12 सीपी बराबर 8 पेनों के विक्रय मूल्य 8 एसपी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीपी रेशियो एसपी निकालेंगे। तो सीपी और बटे क्या हो जाएगा, देखिए एसपी को जब लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बटे में एसपी, और बराबर क्या हो जाएगा 8 और बटे में 12। अब देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 8 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य क्या है, 12 है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा, लाभ होगा। यानी किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीदा जाता है और 12 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है,
तो यहाँ पे 4 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रॉफिट प्रतिशत क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ 4 का है तो 4 गुना 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देख सकते हैं यहाँ पे 8 का है। तो 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में, फिर 2 से 100 को 50 बार में, यानी कि 50% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आगे देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन अशगाबद। याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, तो अशगाबद है। ताशकंद की बात करें तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए खाली स्थान आरक्षित है, यानी कि आपको बताना है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो याद कर लीजिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 84 सीट क्या है, आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए पूछे तो 47 सीट आरक्षित है। दोनों को ध्यान रखना है। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप लोग इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखना है ये क्लास आपको रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। अब से प्रयास करेंगे कि बिहार SSC के लिए डेली एक क्लास हो। तो साथियों पोर्टो नोवो की बात करें तो याद रखिएगा ये किस देश की राजधानी है, तो बेनिन देश की राजधानी है। और यहाँ पे देखिए लाइबेरिया की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो मोनोरोविया पूछा जाता है, याद रखिएगा मोनोरोविया ये लाइबेरिया की राजधानी है। अंगोला की बात करें तो लुआंडा राजधानी है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है थोरियम। याद रखिएगा कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है, तो थोरियम ध्यान रखेंगे। और थोरियम जो है ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है मलाला यूसुफजाई। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, तो मलाला यूसुफजाई है। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। जापान का कौन सा बंदरगाह है जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा योकोहामा बंदरगाह, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। और साथियों बिहार SSC के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी को आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है, जिसमें से 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। क्या है, पार्श्वनाथ है। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर है, याद रखिएगा। ऋषभदेव आप सभी जानते हैं प्रथम तीर्थंकर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा माउंट पोपा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये कहाँ पर है, तो म्यांमार में स्थित है। माउंट फिजियामा पूछा जाता है किस देश में है, तो याद कर लीजिए जापान में है। माउंट एटना कहाँ पर है, तो इटली में है। आगे देखिए प्रत्येक वर्ष की खाली स्थान को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
चलिए आंसर कीजिए, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे कब? 5 जून को। 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? और देखिए सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपने आज के 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्या पूछा गया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले घटित हुआ था। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? देखिए बर्मा की बात करें तो म्यांमार का ही पुराना नाम है बर्मा, और ये किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो याद रखिएगा 1948 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे कि बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन से अलग किया गया था, तो ये भी नोट कर लीजिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन से अलग किया गया था बर्मा को। नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, नाथपा झाकड़ी परियोजना ये सतलज नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? सतलज पर। और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक पूछा जाता है तुलबुल परियोजना, तो याद रखिएगा तुलबुल परियोजना उरी परियोजना झेलम नदी पर, याद रखिएगा तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना ये दोनों किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। पाल घाट स्थित है। चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए, पाल घाट कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोयम्बटूर एवं पालक्कड़ के बीच में स्थित है पालघाट। निम्नलिखित में से विषम शब्द छांटिए। तो इनमें से विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? सही जवाब है बर्मिंघम। देखिए ब्रुसेल्स की बात करें, मैड्रिड की बात करें, पेरिस की बात करें, ये किसी न किसी देश की राजधानी है, जबकि बर्मिंघम क्या है? तो एक शहर का नाम है। यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उर्वरक के रूप में यूरिया का इस्तेमाल होता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। और यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो लगभग 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में पहले भी आपको बताया था। संयुक्त अधिवेशन के बारे में संविधान के आर्टिकल 108 में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष। स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन सी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। सेबी की स्थापना कब होती है? तो 12 अप्रैल 1988 को। इसे भी ध्यान रखें। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा 7 जून को। किस तिथि को? 7 जून को। 29 अगस्त याद रखिएगा ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 5 जून आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस।
विषम शब्द को चुने। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कैरम। देखिए कैरम जो खेल है ये क्या है? तो ये इंडोर खेल है, जबकि ये सभी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये सभी क्या है? तो आउटडोर खेल है। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? सही जवाब है 1971 में। याद रखिएगा, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में 1971 में शामिल हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी कि भ्रंश घाटी में से बहती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में अनूपपुर, याद रखिएगा, अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है नर्मदा नदी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कावेरी नदी को ध्यान रखना है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, जबकि दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी नदी होगा। निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? तो देखिए इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सही कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2020 का। तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवान थे। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो श्री एस सोमनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? देखिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को ही परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वह ऊर्जा स्रोत जिसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है और जिसका क्या है? सीमित भंडारण हो। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोयला। कोयला क्या है? सीमित मात्रा में है और इसे दोबारा फिर से उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। बाकी जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। और यहाँ से बता देते हैं आपको गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कौन कौन सा आ जाएगा। तो याद रखिएगा कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा ये सभी क्या है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए? तो याद रखिएगा पेसो की बात करें तो फिलीपींस की मुद्रा है पेसो। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पर है? मनीला है। कतर की राजधानी कहाँ पर है? दोहा है। सीरिया की राजधानी दशमिक है और मालदीव की राजधानी माले है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है रेयॉन। याद रखिएगा मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? रेयॉन। जंतुओं में होने वाला फूट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो साथियों फूट और माउथ रोग जो है जंतु से संबंधित है और ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा विषाणुओं के कारण होता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो देखिए प्रथम अभाज्य संख्या आपका 2 हो गया, फिर 3, 5, 7 और यहाँ फिर 11, 13, 17, 19, 10 तक लिखना है आपको। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 लिखना है। 19 के बाद 23, 23 के बाद डायरेक्ट 29 और बटे में क्या करना है? 10 से डिवाइड करना है। तो सभी को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 129 और बटे में 10। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है 12.9। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका
सही जवाब है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि जिस संख्या में स्वयं और 1 से भाग लगे, अन्य किसी भी संख्याओं से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 की बात करें तो 2 में देखिए 1 से भाग लगेगा और स्वयं 2 से ही भाग लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे 23 की बात करें तो 23 में 1 से भाग लगेगा और स्वयं 23 से ही भाग लगेगा, अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये होता है अभाज्य संख्या। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आप लोग इस क्लास के साथ साथ डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को भी जरूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। ये क्या है? तो हंसाने वाली गैस है। आगे देखिए, महिला उद्यमों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला समृद्धि योजना, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? और देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। तो किस प्रधानमंत्री द्वारा? तो याद रखिएगा PV नरसिंह राव के द्वारा। राजा रवि वर्मा कौन थे? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, आपको ध्यान रखना है, इसी 73वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। याद रखिएगा। 74वां भी ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और इसी के तहत 12वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राजा रवि वर्मा कौन थे? तो एक चित्रकार थे। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों, पंजाब में भूमि क्षति का एक प्रमुख कारण है अति सिंचाई। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अति सिंचाई। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 से प्रभावी हुई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता के नाम से जाना जाता है, ये विषाणु से होता है। मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। याद रखिएगा। x का y प्रतिशत कितना होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, x का मतलब होता है गुना, y और प्रतिशत का मतलब बटे 100। तो ये हो गया xy बटे 100। देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो साथियों, गांधार कला शैली की बात करें तो याद रखिएगा इंडो ग्रीक का मिश्रण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंडो ग्रीक। याद रखिएगा। और गांधार कला की उत्पत्ति पूछे किस काल में हुई थी? तो याद रखिएगा कुषाण काल के समय में। किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के
अमृतसर में। इसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि यानी कि सर की उपाधि को वापस लौटा दिया था। और महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि को वापस किया था? केसर ए हिंद की उपाधि। इसे भी जरूर ध्यान रखें। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आपने आज के 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।